हम लोग आज जो है न्यू चैप्टर शुरू करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स समझने से पहले अपने आप को एक फैक्ट्री मानो, तब समझ पाएंगे। ठीक है, सो आवर बॉडी इज अ फैक्ट्री। पूरा बॉडी क्या है? एक फैक्ट्री। समझ गए? हाँ, तो आवर बॉडी ये क्या है? फैक्ट्री। इस बॉडी के अंदर बहुत सारा मशीन, फैक्ट्री के अंदर मशीन होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारा मशीन है ना। तो फैक्ट्री में मशीन होता है कि नहीं? ठीक है, हमारे बॉडी में भी मशीन है कि नहीं? बॉडी में ऑर्गन्स बहुत सारा है ना, तो सब मशीन है कि नहीं? हाँ, और वो सब मशीन को चलाने वाला कौन है हमारे बॉडी में? एंजाइम। ये मशीन को ऑपरेट कौन करता है? एंजाइम। ठीक है, ये सब मशीन को ऑपरेट हम लोग करते हैं फैक्ट्री में। तो दोनों जगह मशीन ऑपरेटर है, तो एंजाइम एक तरह से ऑपरेटर है, यही चलाता है ना। अब देखो, कुछ मशीन होता है जिसको एनर्जी चाहिए चलने की, है ना। अब कुछ मशीन होता है जो हमको एनर्जी देता है ना। फैक्ट्री में दोनों तरह का मशीन चाहिए ना। जनरेटर नहीं रहेगा, बिजली नहीं होगा, तो बाकी मशीन नहीं चलेगी। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करे। ठीक है, जो मशीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम खाना पीना देते हैं, पेट्रोल डीजल देते हैं कि नहीं? एनर्जी देते हैं ना। जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको हम एनर्जी, उसको फ्यूल देंगे तब ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो जो मशीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस मशीन को हम क्या देंगे? फ्यूल देंगे। हमारे अंदर भी उस तरह का मशीन है, हमारे बॉडी में भी उस तरह का मशीन है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एंजाइम है ना। आई बात समझ में? यही एंजाइम एक मशीन है, एंजाइम भी एक मशीन है जो दूसरे मशीन को चलाता है, यही हमको एनर्जी देता है। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे? हम इसको फ्यूल देंगे कि नहीं? फ्यूल क्या है हमारे पास? फूड। जैसे नॉर्मल मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल कैरोसिन ऑयल, है ना, कोयला देते हैं, थर्मल एनर्जी, है ना। वाटर एनर्जी देते हैं, पानी गिराते हैं ऊपर से। विंड एनर्जी देते हैं, विंड स्पीड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, आया बात समझ में? आया बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर फूड हो गया हमारा फ्यूल, फूड हो गया हमारा फ्यूल, और ये एंजाइम हो गया हमारा मशीन। एंजाइम हो गया हमारा मशीन। बहुत सारा मशीन है, ऑर्गन भी मशीन ही है, लेकिन उसमें एंजाइम जो मशीन है वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सारे मशीन को पहुंचाता है। एंजाइम का क्या काम है? एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा फूड से और सारे मशीन को पहुंचाएगा, तब ना बाकी मशीन सब काम करेगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी का मशीन क्या करता है? इस बॉडी को क्रिएट करता है, इस बॉडी को क्रिएट करता है, इस बॉडी को मेंटेन करता है। बायोलॉजी में पढ़ाया गया रे, हैं? बायोलॉजी टीचर इसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, झूठ मूठ का केमिस्ट्री में दे दिया है कि नहीं? हैं? तो हमारे बॉडी में क्या क्या होगा? हमारा बॉडी बनेगा और फिर मेंटेन होगा। पहले बनेगा और बाद में ज़िंदगी भर इसको मेंटेन करेगा, है ना। तो हमारे बॉडी में
बॉडी पहले क्रिएट होगा, उसके बाद ग्रो होगा, उसके बाद मेंटेन होगा। यही 3 चीज़ होता है ना हमारे बॉडी में। बॉडी पहले क्रिएट होगा तब बच्चा जन्म लेगा, है ना। बॉडी क्रिएट होगा ना, क्रिएट होने के बाद ग्रोथ होगा, ग्रोथ कंप्लीट होगा, बाद में मेंटेनेंस। ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा 21-22 साल जाते जाते, है ना। आई बात समझ में। और प्लांट वगैरह का तो पूरी ज़िंदगी ग्रोथ होता है, मरने के समय भी ग्रोथ होता है। हम लोगों का रुक जाता है 21-22 साल, 25 मैक्सिमम, है ना। 25 के बाद कोई ग्रोथ नहीं है। उसके बाद क्या होता है? मेंटेनेंस। उसके बाद क्या है? मेंटेनेंस। तो शुरुआत में क्या करेगा? ये क्रिएट करेगा, फिर ग्रो होगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर मेंटेनेंस होगा। जो भी डैमेज हुआ वो डैमेज कंट्रोल होता रहेगा। यही चीज़ चलता है ना हमारे बॉडी में। ऐसे ही ज़िंदगी हमारी चलती है ना। यही चीज़ प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में एक फ़ायदा ये है कि ग्रोथ उसकी सब दिन चलती रहती है। ह्यूमन बीइंग में जो है, एनिमल्स जो ग्रुप है उसका ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है, और प्लांट में क्या होता है कि ग्रोथ कभी रुकता नहीं है। यही अंतर है। उसका ग्रोथ भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है। हम लोगों का पहले जन्म लेता है, बर्थ होता है, यानी क्रिएट हुआ बॉडी, उसके बाद ग्रोथ होता है, और ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाता है तब फिर मेंटेनेंस होता है। लेकिन प्लांट में सब दिन सब कुछ चलते रहता है, समझ गए ना। एक बार जो उसका बर्थ हो जाता है तो ग्रोथ भी होते रहता है, मेंटेनेंस भी होते रहता है, ठीक है ना। ये तो लिविंग सिस्टम है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी, है ना। आई बात समझ में। अब हमको वेरी सिंपल वे में हम क्या करेंगे कि फूड जो है फ्यूल है। फूड क्या है? फ्यूल है, और एंजाइम मेन मशीन है। एंजाइम क्या हो गया? मशीन है जो कि एनर्जी को लेकर के सारे सेल्स के पास पहुंचा देता है, सारे सेल्स के पास पहुंचा देता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से समझना है। अब जो ये बायोमॉलिक्यूल्स है, ये बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और जो केमिकल एक्सचेंज होता है एक दूसरे सेल्स के बीच में वो पढ़ते हैं। ये सारे चीज़ बायोकेमिस्ट्री में आता है। हम लोग तो उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। अब हम लोग इसमें बायोमॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जब हमको एनर्जी चाहिए, जब हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो फूड है, फूड में क्या क्या रहता है? फूड में क्या क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट रहेगा, ठीक है, प्रोटीन रहेगा, ठीक है, उसके बाद फैट्स रहेगा, और क्या क्या रहता है? विटामिन्स, मिनरल्स, समझ गए। ये सारा चीज नॉन लिविंग, ये सारा चीज क्या है? नॉन लिविंग। ये सब क्या है? केमिकल है, समझ गया है। यही केमिकल, इसी को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि यही लाइफ बनाता है। इसमें कोई लाइफ नहीं है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। लेकिन जब ये सारा अरेंज होगा सर्टेन ऑर्डर में तो ऑर्गेनिल्स बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है ना, ये सब अरेंज होगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिल्स। सबसे पहले ऑर्गेनिल्स, एक बात समझिए। अब जब ऑर्गेनिल्स सेल में बदल जाएगा तब आ गया लाइफ। यहां से लाइफ स्टार्ट होता है। ये खुद जो है नॉन लिविंग है, लेकिन ये सर्टेन ऑर्डर में जब अरेंज होता है तो ऑर्गेनिल्स बनता है, तो लाइफ शुरू होता है। ऑर्गेनिल्स जब बनेगा तो
मतलब क्या कहते हो कि एक लाइफ का सिस्टम शुरू होता है। कंप्लीट लाइफ नहीं है, कंप्लीट लाइफ यहाँ आया, तो लाइफ तो शुरू हो गया यहीं से। पार्शियल लाइफ बोल सकते हो यहाँ पर, पार्शियल लाइफ ऑर्गेनेल से शुरू हो गया। अब जब ये ऑर्गेनेल्स अरेंज होगा तो सेल बनेगा, और सेल जब अरेंज होगा तो टिश्यू बनेगा, ठीक है। और टिश्यू जब अरेंज होगा तो क्या बनता है? टिश्यू के बाद क्या हुआ? ऑर्गन्स। टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, और ऑर्गन जब अरेंज होता है तो ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम अरेंज होगा तो लाइफ हो गया। यही ना लास्ट स्टेज है, ऑर्गन सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, खुद निर्जीव है ना, लेकिन ये सजीव में बदल जाता है। ये खुद जिस चीज़ से ये बना हुआ है वो सब नॉन लिविंग है। जिस चीज़ से हमारा बॉडी बना हुआ है वो नॉन लिविंग है। हमारा जो बेसिक यूनिट है सेल, हमारा बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल में लाइफ है, लेकिन सेल जिस चीज़ से बना हुआ है वो सब तो नॉन लिविंग है। इसी नॉन लिविंग सब्सटेंस जो कि सेल को बनाता है, ऑर्गेनिल्स को बना के सेल बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। वो खुद तो नॉन लिविंग है, लेकिन वो लाइफ को तैयार करता है, लाइफ को क्रिएट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। आया बात समझ में? बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज a non-living substance, but it gives us life, it makes life, it creates life। ठीक है, आया बात समझ में? इसीलिए स्पेशल नेम दिया गया है बायोमॉलिक्यूल्स। है तो ये मॉलिक्यूल, लेकिन चूंकि ये लाइफ देता है इसलिए उसे बायो लगा दिया गया, बायोमॉलिक्यूल्स। आ गया समझ में? क्लियर? अब हम लोग जो है लाइफ में तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि बायोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तो केमिकल में ही रहेंगे, पढ़ेंगे हम यहीं पर। इसके आगे जो भी पढ़ लिया अभी इंट्रोडक्टरी है, पढ़ना हमको खाली यही है। अब इसका रोल क्या है बॉडी में, क्या नाम है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये है ना, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यही है ना कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट का संधि विच्छेद करोगे तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो जाएगा, है ना। इसको अब लिख सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं CH2OY, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। शुरुआत में नाम ऐसे ही दिया गया था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि शुरुआत में जितना भी कार्बोहाइड्रेट सामने आया था वो सब इस फॉर्मूला को फॉलो करता था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है सुक्रोज, सुक्रोज सैकराइड्स, सैकराइड्स, जो कि मीठा होता था। सैकरीन मतलब मीठा होता है ना, इसलिए सैकराइड नाम दे दिया गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? सैकराइड्स, ठीक है, क्योंकि सैकरीन से मीठा होता है, उसी से सैकराइड बन गया। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम जो है सैकराइड है, ठीक है। शुरुआत में जितना भी कार्बोहाइड्रेट सामने आया था
वो इस फॉर्मूला को फॉलो करता था। इसीलिए उस समय के जो विद्वान थे नाम दे दिया गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आज ये फिट बैठता नहीं है, लेकिन हम उस परंपरा को, उस नाम को इतिहास के रूप में रखे हुए हैं, है ना, क्योंकि इतिहास कभी हमको भूलना नहीं है। इतिहास भूल गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इतिहास भूलना नहीं है। तो शुरुआत में जो कंपाउंड्स आया था, जैसे आया था शुरुआत में HCHO, क्या लिखेंगे इसको, CH2O, तो ये नहीं हो गया C1H2O1 हुआ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हुआ कि नहीं, आई बात समझ में। उसका जो दूसरा डिस्कवर हुआ था एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है, जिसको क्या लिख सकते हैं, C2H4O2 लिख सकते हैं ना। ये हो गया, ये हो जाएगा C2H2O2। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हुआ, एसिटिक एसिड की नहीं। तो शुरुआत में जो आया था ना वो सब ऐसा ही दिखता था, इसीलिए नाम पड़ गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। समझ गए। तो ये दो पॉपुलर एग्जाम्पल है। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटिक एसिड, उसका देख लो ये है, और ये क्या हो गया, समझ गए ना। अब जो है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, लेकिन जब आगे जब बढ़ा, धीरे धीरे रिसर्च हुआ, बहुत सारा ऐसा कार्बोहाइड्रेट आया। ये तो फॉर्मूला के आधार पे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, फॉर्मूला पर बैठता है, एल्डिहाइड है ना, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है ये, हाँ। ये एसिटिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी नहीं है ना, लेकिन फॉर्मूला पर आ रहा है कि नहीं, हाँ, फॉर्मूला पर आ रहा है ना। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन दिया गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उसमें फिट बैठता है। तो जब नहीं है तो फिर कैसे हम इस डेफिनेशन को मानेंगे। अब जैसे ग्लूकोज है तो उसका क्या है, C6H12O6, ये बैठता है C6H2O, है ना। तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हुआ कि नहीं, ग्लूकोज हुआ ना। तो इसी आधार पर नाम दे दिया गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी तो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ये भी तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दिख रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ये भी तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दिख रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हम तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे ना, सिर्फ फॉर्मूला से थोड़ी हम बोल देंगे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो कार्बोहाइड्रेट होगा। हम तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ना क्लासीफाई करते हैं कंपाउंड को, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पर नहीं करते हैं। क्लासीफाई तो उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर करते हैं। तो इस दोनों के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट के पास हो, लेकिन फॉर्मूला ये कार्बोहाइड्रेट का फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पुराना डेफिनेशन दिया गया था वो गलत है। पुराना डेफिनेशन जो दिया गया था उसमें जो शुरुआत में जो आया था, एक आया था C5H10O4, ये इसका नाम है डीऑक्सीरिबोज। ठीक है, ये भी देखो फॉलो कर रहा है फॉर्मूला को। H4 है ना, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फॉलो कर रहा है। 10 है या 4 है, अगर 5 रहता तो फॉलो कर लेता है। इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है,
लेकिन ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। ठीक है ना, आया बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए, ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए हम नाम वही रखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन डेफिनेशन अब बदल गया। पुराना डेफिनेशन था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। शुरुआती दौर में जो भी कार्बोहाइड्रेट आया था वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दिखता था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा तो ऐसा बहुत सारा कंपाउंड आया जो कार्बोहाइड्रेट आया जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है, और बहुत सारा ऐसा कंपाउंड भी सामने आया जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फॉर्मूला को फॉलो करता है। तो ये दोनों जो डिफ़िकल्टी आई तो इसके आधार पे डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तब डेफिनेशन दिया गया नया, रिसर्च हुआ, रिसर्च होने से पता चला कि कार्बोहाइड्रेट है क्या एक्चुअली। जब डीप में स्टडी हुआ तो मॉडर्न डेफिनेशन आया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट पहला चीज़ क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब इसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप होता है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, और साथ में ये एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड और कीटोन होगा, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आया? और हाइड्रोलिसिस होने के बाद, और इसको हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गेट कन्वर्टेड इनटू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी बहुत सारा कंपाउंड ऐसा मिलेगा जो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब उसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, आया बात समझ में? सो कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी, ईदर polyhydroxy aldehyde or ketone, or we get polyhydroxy aldehyde or ketone after hydrolysis. ठीक है, आया समझ में? और any compound which can be hydrolyzed into polyhydroxy aldehyde or ketone, यानी overall at first glance it doesn't appear that it is aldehyde or ketone, but when you hydrolyze it you will get polyhydroxy. तो या तो डायरेक्टली हमको मिल जाए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तब भी वो कार्बोहाइड्रेट है, और पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन नहीं है वो, लेकिन जब उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उससे हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है, तो उस केस में भी वो कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी aldehyde or ketone, or we get the same thing upon hydrolysis. या तो वो खुद है वही चीज़, या हाइड्रोलिसिस के बाद वो मिल जाता है, दोनों ही केस में हम इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो दिस इज द न्यू डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, एंड इवन टुडे इट इज करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह।